कंटिन्यूएशन विद द लास्ट वीडियो ऑन द एंजाइम एक्टिविटी, द फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। तो हम आज बात करने जा रहे हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की। मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, आज आपको मैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का इफेक्ट बेसिकली एंजाइम एक्टिविटी पे रोल इसका डिस्कस करने की आपको मैं हेल्प करूंगा, कैसे ये एंजाइम एक्टिविटी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड रहती है। तो बेटा देखिए कि जैसे मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जब बहुत ज्यादा हो जाएगी, देखिए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा कर दी, बट एक टाइम के बाद सबस्ट्रेट जितना मर्जी आप ऐड करते चले जाओगे, एंजाइम एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ फिर से एक बार। मान लीजिए आपके पास ये है बेटा दो एंजाइम्स है, मान लीजिए सबसे पहले ये एक्टिव साइट्स होती हैं, आपने पहला सबस्ट्रेट डाला, ये सबस्ट्रेट यहाँ जाके बाइंड करेगा, सेकंड सबस्ट्रेट डाला, ये सबस्ट्रेट यहाँ जाके बाइंड करेगा, इसके बाद आपने तीसरा डाला, आपने चौथा डाला सबस्ट्रेट। बट जब दो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंडेड है, हमारे पास दो एंजाइम्स हैं और दो सबस्ट्रेट ही एंजाइम के साथ क्या बाइंडेड है, इस समय हमारे पास एंजाइम की जो एक्टिविटी है, इस समय एंजाइम की एक्टिविटी क्या है हमारे पास, मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम। बेटा एक बार याद रखना, जब आपके सारे एक्टिव साइट सबस्ट्रेट से बाइंडेड होते हैं उस समय आपके पास एक्टिविटी क्या होती है, सबसे मैक्सिमम होती है। अब मान लीजिए दो सबस्ट्रेट के बाद अगर आप तीसरा भी डालते हो, फोर्थ भी डालते हो, तो इसका कोई इफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी पे कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये भी बाइंड नहीं कर सकते इसके साथ, क्योंकि इसके साथ तो दो सबस्ट्रेट बाइंड कर चुके हैं, थर्ड फोर्थ तो बाइंड करेगा ही नहीं। इसका मतलब एंजाइम एक्टिविटी कब मैक्सिमम होगी, जब सारे सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंडेड है। उसके बाद जितने बड़े सबस्ट्रेट आप डालते चले जाइए, उसका एंजाइम एक्टिविटी पे रोल नहीं आएगा। तो ये आपको ग्राफ दिखा रहे हैं, रिएक्शन रेट है एंजाइम का। ये देखिए पहले सबस्ट्रेट डाला, एक डाला इंक्रीज है, दो डाला बिल्कुल मैक्सिमम पे आ गए, ठीक है। उसके बाद थर्ड फोर्थ डालोगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम कब होती है, जब सब के सब एक्टिव साइट आपके सबस्ट्रेट के साथ बाइंड रहते हैं। अब थर्ड फैक्टर आ रहा है बेटा, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो बेटा टेम्परेचर एंजाइम के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टेम्परेचर का। सभी एंजाइम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब होता है फिक्स टेम्परेचर जिसपे एंजाइम एक्टिविटी क्या मैक्सिमम है। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ रिएक्शन T क्या होती है, इंक्रीज, सबस्ट्रेट विल इंक्रीज, द रेट ऑफ रिएक्शन विल टू। जब आप टेम्परेचर थोड़ा सा क्या करते हैं, इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं और फटाफट एक्टिव साइट के साथ जाके क्या करेंगे, बाइंड करेंगे और एंजाइम की एक्टिविटी क्या रहेगी, मैक्सिमम हो जाएगी। टू हाई टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा करना शुरू कर देते हैं कई बार, तो जो एंजाइम्स होते हैं बेटा, ये जो एंजाइम्स हैं, जैसे अगर आप सिंपल सी बात करें, ये आपका प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर आता है, ये प्रोटीन का क्या आता है, सेकेंडरी, और ये आपका टर्शियरी। तो मान लीजिए ये आपके पास, और ये आपका क्या आ गया, क्वार्टनरी आ गया। अब क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में ये जो एंजाइम है किस फॉर्म में स्टेबल है बेटा, क्वार्टनरी में, क्योंकि इनके बीच में क्या बॉन्डिंग्स हैं, क्या इनके बीच में बॉन्डिंग्स हैं। अगर आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर देंगे, अगर आप टेम्परेचर क्या कर देंगे बहुत ज्यादा, तो ये जो बॉन्डिंग है बेटा ये टूट जाएंगी। ये जो एंजाइम के स्ट्रक्चर के बीच में जो बॉन्डिंग है टूट जाएंगी और ये एंजाइम वापस किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर में। तो इसके जब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो कोई एक्टिव साइट होती नहीं है बेटा, तो आपके पास यहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसी के लिए हम बोलते हैं कि जब स्टार्टिंग में टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो सबस्ट्रेट की वाइब्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, फटाफट एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर जाएंगे। जब आप टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज कर देंगे तो एंजाइम का अपना स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, उसके साथ कोई सबस्ट्रेट फिर बाइंड नहीं कर पाएगा। उस समय एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो सकती है। तो इसके बाद देखिए बेटा, जैसे स्टार्टिंग में देखिए टेम्परेचर आपने इंक्रीज करना शुरू किया, एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो गई, ज्यादा, क्योंकि ये जो टेम्परेचर में, ये जो टेम्परेचर है, ये आपका सबस्ट्रेट की बाइंडिंग करवा रहा है, सबस्ट्रेट की बाइंडिंग किसके साथ करवा रहा है, एंजाइम के साथ। तो ये जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है, अब ये देखिए टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये टेम्परेचर के कारण डीनेचुरेशन हो रहा है। डीनेचुरेशन का मतलब है एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो रहा है, डिसरप्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, डिसरप्ट हो रहा है, जिसके कारण वो आपकी एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो देखिए एंजाइम आर मोस्ट एक्टिव एट द ऑप्टिमम टेम्परेचर, यस 37 डिग्रीज इन द ह्यूमन, स्लो शो
क्रिटिकल एक्टिविटी एट लो टेम्परेचर, यस लो टेम्परेचर पे एक्टिविटी कम रहती है, क्योंकि लो टेम्परेचर पे आपके पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन कम रहती है, वो फटाफट एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर पाते, जिसके कारण इसकी एक्टिविटी क्या रहती है, कम रहती है। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, तो फटाफट वो जाके एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेंगे और वो जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। जब आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर देंगे बेटा, जिसके कारण क्या होता है, ये जो आपका प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, डिसरप्ट हो जाता है, जिनके कारण एंजाइम की एक्टिविटी बिल्कुल क्या हो जाती है बेटा, जीरो होने के कगार पे आ जाती है। नेक्स्ट आता है पीएच। देखिए बेटा पीएच का बहुत बड़ा रोल है, पीएच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑल द एंजाइम हैव सर्टेन नैरो रेंज ऑफ पीएच वेयर दे परफॉर्म द टेस्ट, यस। मोस्ट एक्टिव साइट, मोस्ट एक्टिव एंजाइम किस पे होती है, 4.5 से लेके 8 pH तक ये आपके पास एक्टिव रहती है। सब एक्टिव एट वेरी लो पीएच, कुछ हाई पे रहती है। एक्सट्रीम्स ऑफ पीएच कैन अफेक्ट द एंजाइम बाय डीनेचुरेटिंग इट, affecting the charge of critical amino acid in the active sites. For this reason pH control food. अब बेटा इसका क्या मतलब है, देखिए बेटा मैं आपको एक सेंटर पॉइंट बता रहा हूँ, सेंटर पॉइंट, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। ये आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये सेकेंडरी है और ये क्या है, टर्शियरी, एंड दिस इज बेसिकली 2 पॉलीपेप्टाइड का जो होता है इसको बोलते हैं क्वाटरनरी। तो जितने भी आप यहाँ पे पॉइंट्स देखते हैं ये सारे के सारे क्या है, अमीनो एसिड्स हैं, ये सब के सब क्या है, अमीनो एसिड्स। ये आपके पास एक्टिव साइट आ गई, ये जो ये एक्टिव साइट है, ये सब के सब क्या है, अमीनो एसिड, सारे बॉन्डेड है। जब आप पीएच इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेंगे, जब आप पीएच इंक्रीज या फिर ऑप्टिमम के नीचे या ऑप्टिमम से ऊपर आएंगे, तो ये जो अमीनो एसिड है ना बेटा, ये सारे जो कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिए बहुत रिस्पांसिबल है, ये सब के अमीनो एसिड के जो चार्जेस है सब चेंज हो जाएंगे। ये सारे अमीनो एसिड के जो चार्जेस है दे गेट चेंज। अब जब चार्ज चेंज होंगे तो हो सकता है, मान लीजिए ये चार्ज अगर नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, तो ये जो नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल होने की वजह से ये स्ट्रक्चर डिसरप्ट हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिसरप्ट, वापस किस में आ जाएगा, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। और प्राइमरी में आपके पास एक्टिव साइट नहीं होती, जिसके कारण आपके पास एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखते हैं जैसे आपके पास जो आपके पास ऑप्टिमम पीएच है 7 है, जब 7 से आगे चले जाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर बेटा, क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएगा, डिसरप्ट होना शुरू हो जाएगा। तो बेटा ये आपके पास ऑप्टिमम पीएच बताया हुआ है, आपके पास ऑप्टिमम पीएच कितना 7.4 बताया हुआ है, ठीक है। तो जैसे पेप्सिन है 1.5 पे करता है, सुक्रेस है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, सुक्रोज पे करता है 6.2 पे करता है, अमाइलेस है, ठीक है 6.7 पे करता है, यूरियस है 7 पे करता है, ट्रिप्सिन करता है आपका 7.7 पे करता है, लाइपेज करता है 8 पे, आर्जिनेज करता है आपके पास 9.7 पे। सबकी ऑप्टिमम पीएच अपनी अपनी है। मेरा नेक्स्ट आता है एंजाइम का वाटर एक्टिविटी पे क्या फर्क है। वाटर एक्टिविटी आपका एंजाइम के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस करती है, देखिए बेटा आपका जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जैसे इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। कुछ रिएक्शन आपकी क्या होती है, हाइड्रोलाइसिस। इट कैन बी क्रिटिकल टू सॉल्युबलाइज द सबस्ट्रेट इन प्रोडक्ट। वाटर एक्टिविटी कैन बी वेरी यूजफुल टू स्लो डाउन द एंजाइम एक्टिविटी। तो क्या होता है, जो आपके पास वाटर एक्टिविटी है, अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होता है, कई बार सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होता है, उसको बोलते हैं वाटर एक्टिविटी। तो बेसिकली हाइड्रोलाइसिस में इफेक्ट डाल सकती है, कई बार बेसिकली सबस्ट्रेट को सॉल्युबलाइज करने के लिए इसका रिस्पांसिबल होता है, कई बार ये एंजाइम स्ट्रक्चर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी क्या होता है, ये रिस्पांसिबल होता है आपका वाटर एक्टिविटी। अब जैसे आपके पास नेक्स्ट आता है इनहिबिटर्स आते हैं, जैसे आपके पास ये मान लीजिए एंजाइम है, ये एक्टिव साइट है, ये इसके पास क्या लगा, सबस्ट्रेट। जब सबस्ट्रेट लगा तो मैंने आपको बताया था इसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर ये सबस्ट्रेट धीरे धीरे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और ये प्रोडक्ट यहाँ से बाहर निकलते चले जाएंगे। अब देखिए होता क्या है, जब आप टेम्परेचर या कोई भी आप मान लीजिए यहाँ पे आप टेम्परेचर, पीएच या कुछ भी आपका फैक्टर चेंज होता है, तो ये जो है ना शेप, ये शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये देखिए ये शेप क्या हो गई, चेंज। तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, मतलब कि कैटालिटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी एंजाइम की,
डिसरप्ट हो जाएगी। एक बार फिर देखिए, ये एंजाइम है बेटा, दिस इज द एक्टिव साइट वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड, यहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड हो गया, इसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद ये कैटालिटिक एक्टिविटी होती है जिससे कि सबस्ट्रेट वापस आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, फिर ये प्रोडक्ट यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये आपके एंजाइम मैकेनिज्म है। जब आप टेम्परेचर पीएच, यहाँ पे आपके पास एनवायरमेंटल चेंज होते हैं, ठीक है ना, टेम्परेचर चेंज होगा, पीएच चेंज होगा, तो देखिए यहाँ पे एक्टिव साइट की शेप क्या होगी, चेंज होगी, जिसके कारण सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। सबस्ट्रेट यहाँ पे आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो आपके पास यहाँ पे जो एंजाइम एक्टिविटी है यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर बेटा, इसमें नो डाउट। अब लास्ट आता है बेटा इनहिबिटर्स आते हैं। इनहिबिटर्स क्या होते हैं, व्हाट आर इनहिबिटर्स? इनहिबिटर्स होते हैं ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो एंजाइम का जो रिएक्शन है वो स्लो करते हैं। अब इनहिबिटर्स आपके पास बेसिकली तीन कैटेगरीज में आते हैं, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव। ठीक है, कॉम्पिटिटिव क्या होता है, जब सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों कंपीट करें एक्टिव साइट के लिए, तो उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। क्या बोलते हैं? जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आपके पास मान लीजिए ये है एंजाइम, ये सबस्ट्रेट है और ये इनहिबिटर, दोनों की शेप क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, तो दोनों में क्या कंपटीशन होगा यहाँ पे लगने का। अगर इनहिबिटर लग जाएगा, मान लीजिए अगर ये लग गया तो ये यहाँ पे सबस्ट्रेट को नहीं लगने देगा। इनहिबिटर क्या होता है, देखो बेटा ऐसा है, एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। अगर एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट की जगह कोई और चीज आके लग जाए, कंपाउंड जो कि सबस्ट्रेट को वहां पे ना बाउंड करने दे और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना होने दे, ऐसे केमिकल कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इनहिबिटर्स बोलते हैं बेटा। क्लियर? अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का मतलब यहाँ पे कंपटीशन नहीं है। इसका मतलब क्या है, एंजाइम के पास दो साइट्स हैं, एक साइट क्या है, एक साइट एक्टिव साइट है, एक साइट कौन सी है, इनहिबिटर साइट। क्या है ये, इनहिबिटर साइट। तो यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, इनहिबिटर साइट पे इनहिबिटर बाइंड करेगा, तो यहाँ पे कंपटीशन नहीं है। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कैन ओनली बाइंड टू ES कॉम्प्लेक्स, एंजाइम बाइंड टू फर्स्ट S एंड देन बाइंड टू I। तो यहाँ पे क्या होता है, अनकॉम्पिटिटिव है, इसमें कोई वो नहीं है, पहले आपका सबस्ट्रेट बाइंड करेगा उसके बाद आपका इनहिबिटर बाइंड करेगा। तो इनहिबिटर्स क्या होते हैं बेटा, ये या तो आपकी एंजाइम एक्टिविटी को बिल्कुल स्लो कर देते हैं या तो बिल्कुल क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। थैंक यू फॉर टुडे बेटा।